हेलो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लुविक्स साइकियाट्रिक थ्योरी ऑफ क्राइम। वी विल कवर दिस इन 5 मिनट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट एट द सेम टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो शेल्डन एंड एलियनर क्लू वाइफ हस्बैंड थे जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी क्राइम की जिसमें बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर की बात हुई थी। किसके? क्रिमिनल के। कि आखिर किसी भी क्रिमिनल का कोई भी क्राइम अगर कमिट करता है तो उसका रीज़न उसका बायोलॉजिकल और उसका एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर होता है। ठीक है, फिर उन्होंने जो रिसर्च किया था वो ज़्यादातर उनका मेन फोकस जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स पे था। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कौन होते हैं? यानी कि जो अंडर एज होते हैं, माइनर्स जो क्राइम कमिट करते हैं, उन पे उनका ज़्यादातर फोकस था। उनका मानना था कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है ना, ये किसी सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं होता है बल्कि इसके तो मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। अब देखो कौन कौन से कॉजेज़ पे उनका एम्फेसिस था। इस थ्योरी ने ये फॉलोइंग पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर किसी भी पर्सन का, है ना, जीन्स, जेनेटिक, वो सब, हेरिडिटी। कभी कभी ये भी कुछ थ्योरी में ऐसा भी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा तो लोम्ब्रोसो ने भी बोला था बॉर्न क्रिमिनल्स, है ना, कि अगर उसका फादर क्रिमिनल है तो कुछ ना कुछ हद तक उस चाइल्ड में भी क्रिमिनल टेंडेंसीज़ होंगी ही, और अगर उस चाइल्ड के भी चाइल्ड में प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि क्रिमिनल टेंडेंसी देखी जा सके, ये सब उनका मानना था। तो जेनेटिक जो रहेगा फैक्टर वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कंडीशन दैट माइट इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स प्रोपेंसिटी फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। ओके, देन इन्वायरमेंट फैक्टर, किस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, कैसा आपका फैमिली का इन्वायरमेंट है और आपके सोशल सर्कल कैसे हैं, है ना, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डेलिंक्वेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस भी। अगर कोई पर्सन किसी ऐसी जगह पे आ रहा है, किसी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो देयर आर हाई चांसेस दैट दे मे गेट यूज टू इट। उन्हें लगे कि ठीक है, ये चीज़ें तो नॉर्मल है ये करना, है ना, एंड क्विकली वो उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट भी हो जाए और क्रिमिनल टेंडेंसीज भी डेवलप कर ले। दे आर हाई चांसेस टू इट। सिमिलरली, किसी की अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है तो पुअर इकोनॉमी की वजह से देयर आर अगेन हाई चांसेस दैट दे मे गेट इन्फ्लुएंस एंड वो कोई ना कोई क्राइम कमिट कर दे। ठीक है, फिर दूसरा होता है फैमिली। कभी कभी फैमिली में कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा होता है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वारल देख रहा होता है, लड़ाई झगड़ा देख रहा होता है, उनके माइंड पे भी चीज़ों का बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है, कॉज ऑफ विच अननोइंगली दे डेवलप सम ऑफ दिस क्रिमिनल टेंडेंसीज। उन्हें लगता है डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉर्मल। वाई? बिकॉज दे हैव सीन देयर पेरेंट्स डूइंग सो, इजंट इट? तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट इन्होंने समझाया था पर्सन में विथ रिगार्ड टू क्रिमिनल बिहेवियर। अब लास्ट था साइकियाट्री एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि जो मेंटल हेल्थ इशू होते हैं और सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो भी क्रिमिनल टेंडेंसीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि माना जाता है कि जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ स्टोन हार्टेड पर्सन एंड मोस्टली इवन दे आर प्रोन टू कमीशन ऑफ क्राइम। सिमिलरली, अगर कोई सीरियल किलर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने केस स्टडीज़ भी पढ़ी होंगी उनमें भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। किसी को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, किसी को सीजोफेनिया होता है, तो एपिलेप्सी भी होती है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्राइम कमीशन के रीज़न बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो फिर कुछ केसेस में तो लॉ का मिसयूज़ भी किया जा रहा होता है कि खुद को मेंटली अब नॉर्मल या मेंटली इल बता दिया जाता है जस्ट टू स्केप फ्रॉम द लॉ, बचा जा सके इसलिए। बट दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे जो बात हुई थी वो एक्चुअल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात हो रही थी। अगर किसी पर्सन को है और वो अपनी मेंटल इलनेस की वजह से क्राइम कमिट कर रहा है तो उस केस की बात हो रही थी। ठीक है, बस इतना ही था इस लेक्चर में, और कुछ ड्रॉबैक भी देख लेते हैं इसके साथ साथ, है ना। डॉक्टर ग्लूक ने एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व की थी एक पर्सन में जिसको उन्होंने कंक्लूड कर दिया था कि वो रूट कॉज हो सकता है क्राइम का, विच इज़ समवॉट नॉट जस्टिफाइड बाय हिम। उन्होंने इन एबनॉर्मलिटी को पर्सनल डेविएशन का नाम दिया था। अगर हम कह दें कि मेंटल एबनॉर्मलिटी रीज़न होती है क्राइम कमीशन की, अब अगर गैम्बलिंग,
प्रोस्टिट्यूशन, देखो कुछ जगह क्राइम है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। फिर ड्रग एडिक्शन या तो फिर ट्रैफिक रूल का वायलेशन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मेंटली फिट लोग करते हैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे। बाकी क्राइम्स के लिए तो कह दिया उन्होंने कि चलो ठीक है, मेंटल एबनॉर्मेलिटी कुड बी द रीज़न बिहाइंड द कमीशन ऑफ क्राइम, बट व्हाट अबाउट दिस क्राइम। इन क्राइम में आप कैसे जस्टिफाई करोगे। अगर कोई विलिंगली ट्रैफिक रूल को ब्रेक कर रहा है तो हाउ कैन यू जस्टिफाई इट। आप कैसे ये चीज़ कहोगे कि वो मेंटली एबनॉर्मल है, बिकॉज दे आर नॉट। तो ऐसे भी बहुत से क्राइम हैं जो प्रॉपर सेन पर्सन कर रहा होता है अपनी मेंटल साउंडनेस के अंदर, उसको ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं ये थ्योरी का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक बनकर सामने आता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड क्राइम बाय सीजर लोम्ब्रोसो, विच इज़ थ्योरी ऑफ क्राइम। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड check out the playlist which I have made on the different schools of criminology. Thank you.